हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डीपीटी नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में x का इंटरवल -π/2 से π/2 दे रखा है और इक्वेशन है x माइनस साइन एक्स इक्वल टू a। हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं x माइनस साइन एक्स को fx मान लूँ तो f डैश x कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। -π/2 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें -π/2 रख देते हैं तो -π/2 +1 और π/2 पे क्या वैल्यू आएगा π/2 -1। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो -π/2 पे वैल्यू नेगेटिव है और π/2 पे वैल्यू पॉजिटिव है और फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। -π/2 पे y कोऑर्डिनेट है -π/2 +1। ठीक है, और एक और बात, इस फंक्शन का 0 पे वैल्यू 0 आ रहा है तो यानी कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कंफर्म। -π/2 पे y कोऑर्डिनेट इज -π/2 +1 और +π/2 x कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट है π/2 -1। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ। अब राइट हैंड साइड में है y इक्वल्स टू a। तो अगर y इक्वल्स टू a का ग्राफ बनाएंगे तो डिपेंड करेगा a की वैल्यू क्या है। तो अगर a की वैल्यू -π/2 -1 और -π/2 +1 के बीच में है तो y इक्वल टू a का ग्राफ y इक्वल टू x माइनस साइन एक्स के ग्राफ को एग्जैक्टली एक बार इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर a का वैल्यू -π/2 +1 से कम होता है तो स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके नीचे बनेगा और उस केस में नो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अगर a का वैल्यू π/2 -1 से ग्रेटर होता है, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होता है तो स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर बनेगा। लेकिन अगर a का वैल्यू π/2 -1 के इक्वल होता है तो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया गया है ना, और जिस पॉइंट पे a का वैल्यू π/2 -1 के बराबर होगा वहां पे हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आंसर हो गया इसका ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन विद द कंडीशन दैट एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 1 भी 0 नहीं हो सकता एंड एफ ऑफ -1 भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो है। फिर आगे बोला है डिफाइन ए फंक्शन जी एक्स इक्वल टू x² -1 अपॉन में एफ एक्स if gx does not follow Rolle's theorem in -1 से 1 then which of the following option is false। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन सबसे पहले बात कर लेते हैं। रोल्स थ्योरम की कंडीशन होती है कि गिवन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एंड पॉइंट पे वैल्यूज इक्वल होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए gx की डेफिनेशन है x² -1 अपॉन में fx और इंटरवल जो हमें लेना है वो है -1 से 1। तो अगर हम g ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमिनेटर में 0 आएगा और डिनोमिनेटर में कंफर्म 0 नहीं आएगा, तो g ऑफ 1 0 है और सिमिलरली g ऑफ -1 भी 0 है, यानी कि रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है कि एंड पॉइंट पे वैल्यूज इक्वल होने चाहिए। अब अगर gx फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी हो जाता है -1 से 1 में तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। बट क्वेश्चन में ये लिख के दिया गया है कि gx डज नॉट फॉलो रोल्स थ्योरम। इसका मतलब कि gx फंक्शन -1 से 1 के इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर एफ एक्स फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन के बारे में दे रखा है कि इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए ये मान लेता हूँ कि एफ एक्स फंक्शन का -1 से 1 में कोई भी रूट नहीं है तो एफ एक्स फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है और x² -1 तो डिफरेंशिएबल है ही, तो डिफरेंशिएबल अपॉन में डिफरेंशिएबल, उस केस में जी एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा
और डिफरेंशिएबल है तो फिर कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। इसका मतलब कि उस केस में रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होने लगेगा, बट जीएक्स पे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सेटिस्फाई नहीं होने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि जीएक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो -1 से 1 में, और -1 से 1 में कॉन्टिन्यूअस नहीं होने का जो तरीका है वो ये है कि एफ एक्स फंक्शन का एक रूट लाई करना चाहिए -1 से 1 में। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल -1, 1। तो अगर -1 से 1 के बीच में एफ एक्स का एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में जी एक्स फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव एनी रूट इन -1 से 1, तो ये ऑप्शन फॉल्स है, और फॉल्स है इस वजह से ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन की तरफ। एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन -1 से 1, ये तो ट्रू लिखा हुआ है, और ट्रू लिखा है तो ये आंसर नहीं होगा। सी पार्ट पे चलते हैं। एफ डैश एक्स इज 0 एट लीस्ट वन पॉइंट इन -1 से 1। अब देखिए एफ एक्स फंक्शन के बारे में हमें बस यही पता है कि इसका 1 पे और -1 पे जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि -1 पे और 1 पे वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है। अगर -1 पे और 1 पे वैल्यू सेम होता तो फिर रोल्स थ्योरम इस पे लग जाता, और रोल्स थ्योरम लगाने के बाद हम बोल सकते थे कि इसका डेरिवेटिव -1 से 1 के बीच में एक बार जरूर 0 होगा। बट -1 पे और 1 पे वैल्यू सेम है या नहीं ये हमें पता नहीं है, तो इस वजह से सी ऑप्शन को फॉल्स मानेंगे। फॉल्स है, इस वजह से ये अपना आंसर हो जाएगा। और सिमिलरली डी पार्ट में भी जो लिखा है वो भी फॉल्स है। एफ एक्स कैन नॉट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम इन -1 से 1, ठीक है। एफ एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में उसका -1 पे और 1 पे इसका जो वैल्यू है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एफ एक्स कैन नॉट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम। एफ एक्स रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर सकता है, इस वजह से डी ऑप्शन भी फॉल्स है और ये भी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ डैश एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स दे रखा है ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम किसी ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में जो फंक्शन आएगा वो इवन आएगा। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जो एफ एक्स फंक्शन आएगा वो कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलवेज ऑड नहीं होता है, क्योंकि वहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। खैर इस केस में तो कांस्टेंट भी नहीं आएगा, एफ जीरो जीरो दे रखा है, तो एफ एक्स फंक्शन डेफिनेटली इवन होगा। डी पार्ट करेक्ट है। अब आते हैं ए पार्ट पे। तो ए पार्ट में हमें चेक करना है कि एफ एक्स का साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं। तो एफ डैश एक्स फंक्शन का साइन प्लॉट करते हैं। एफ डैश ऑफ जीरो, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो एल एन ऑफ जीरो प्लस 1, एल एन 1, एल एन 1 होता है जीरो। तो एफ डैश जीरो जीरो आ रहा है, एक्स को जीरो से ज़्यादा रखेंगे तो एफ डैश का साइन पॉजिटिव मिलेगा, और जीरो से कम रखने पे एफ डैश का साइन नेगेटिव मिल रहा है। ये है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश के साइन से हमें बोल सकते हैं कि एफ एक्स कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इसी के जस्ट नीचे अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं, एफ जीरो जीरो है, जीरो से आगे एफ एक्स इंक्रीज करेगा क्योंकि एफ डैश का साइन पॉजिटिव है, और जीरो से पहले तक एफ डैश सॉरी एफ एक्स डिक्रीज करेगा। तो ये बन गया एफ एक्स का ग्राफ, और ग्राफ से बोल सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि ए पार्ट करेक्ट है, बी पार्ट इनकरेक्ट है। सी पार्ट में लिखा है एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ डैश एक्स फंक्शन जो है अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू
1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सी पार्ट भी करेक्ट है। तो आंसर हो गया ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इफ m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व e टू द पावर y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन तो इस कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो m दे रखा है। अब हमें पता है कि कोई भी कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट साइड का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2x अपॉन में e की पावर y, यानी कि 2x अपॉन में e की पावर y की जगह वापस से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें m का वैल्यू मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ x। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं इस फंक्शन को सिंप्लिसिटी के लिए कैपिटल Y मान लेता हूँ, ठीक है, लेट m इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो y आ गया 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स तो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। 2 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने कैपिटल वाई फंक्शन का डी वाई डिफ्रेंसिएशन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और नीचे जो लिखा है वो तो पॉजिटिव है, तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन बन जाएगा -1 और 1 पे चेंज हो रहा है साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट नेगेटिव है। तो ये बन गया डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स का साइन, और इस साइन से हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल वाई फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में वाई फंक्शन विल डिक्रीज, -1 से 1 में वाई फंक्शन विल इंक्रीज, और 1 से इन्फिनिटी में अगेन इट विल डिक्रीज। और कैपिटल वाई फंक्शन था क्या, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस डेफिनेशन से दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑड है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ऑड होने की वजह से इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और जीरो पे डिफाइंड है, इस वजह से ओरिजिन से पास भी करेगा, तो 0 से 1 तक इंक्रीज करेगा ग्राफ, 1 पे स्लोप 0 हो जाएगा यहाँ से, और 1 के बाद डिक्रीज करेगा। और अगर मैं इस फंक्शन का इन्फिनिटी पे लिमिट निकालूं, तो यहाँ से अगर इसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर से ज्यादा है, तो इन्फिनिटी पे लिमिट का आंसर हो जाएगा 0। फंक्शन डिक्रीज करते हुए 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये बन गया राइट हैंड साइड का ग्राफ। लोकल मैक्सिमा मिलेगा 1 पे, और 1 पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इस फंक्शन में x की जगह 1 रख के निकाल लेते हैं। x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन में 2, वैल्यू वही 1 आ रहा है। तो राइट हैंड साइड का ग्राफ बन गया। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ इसी का मिरर इमेज होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, -1 पे y कोऑर्डिनेट p -1 आएगा। तो ये हमने कैपिटल y फंक्शन यानी कि m फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मॉड ऑफ m इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, और ग्राफ से भी दिख रहा है कि m का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर बी ऑप्शन में लिखा है देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ x
फॉर विच m इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो हमें यहाँ से m का ग्राफ मिल चुका है जो कि कुछ ऐसा आया है, और कॉस इनवर्स x का ग्राफ हमें पता है कुछ इस तरह से बनता है। तो दोनों ग्राफ एग्जैक्टली एक बार तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, यानी कि हमें एक वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा जिसके लिए m इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x होगा। तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। सी पार्ट पे आते हैं। m टेक्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। इस ग्राफ में देख लीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा था x इक्वल टू 1 पे। तो सी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट। और डी पार्ट m इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 1। तो ये भी करेक्ट है, -1 से 1 में m का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये जो क्वेश्चन है वो LMVT पे बेस्ड है। तो इसके ऑप्शंस में सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से अगर मैं LMVT से पहले लिखूँ कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y अपॉन में x माइनस वाई, तो अकॉर्डिंग टू LMVT ये किसके बराबर होगा? ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन एट सम पॉइंट c के बराबर होगा वेयर c बिलोंग्स टू x टू y। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर वेयर c बिलोंग्स टू x एंड y। और क्योंकि x और y -1 से 1 में बिलोंग कर रहा है देयरफॉर c कैन बिलोंग टू द इंटरवल -1 to 1। ठीक है, माइनस को लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y अपॉन में y माइनस x कितना आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 से छोटा है तो इस वजह से राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, है ना। 1 या 1 से ग्रेटर होगा, इक्वल भी हो सकता है इफ सी इक्वल टू 0। तो इस इस लॉजिक से cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन में y माइनस x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन ए ऑप्शन में लिखा है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि ये ऑप्शन में गलत लिखा है। और हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली बी सी डी बाकी सब सेम है, तो ये आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एफ एक्स फंक्शन है टी साइन एक्स माइनस 4 cos x प्लस ए एक्स प्लस बी। फिर एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रूट इफ ए ग्रेटर देन 5 ए लेस देन 5। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो यह आ जाएगा 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस ए। बी कॉन्स्टेंट है, बी का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ से अब हमें पता है कि 3 cos x प्लस 4 sin x ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका रेंज होता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रेंज हो जाएगा -5 से 5। तो अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जाए, अगर a का वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाए तो f डैश x पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर f डैश x पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो एफ एक्स का ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। तो एफ एक्स का अगर इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा तो इस कंडीशन के लिए इफ a इज ग्रेटर देन 5 एफ एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो -5 से 5 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा और इसका वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन है तो इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा अगर a 5 से ग्रेटर है तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हमें जरूर मिल जाएगा, यानी कि ए पार्ट इज करेक्ट। फिर बी पार्ट में लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट विच इज, अच्छा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताना है। तो अगर मैं फिर से ए पार्ट में चेक करते हैं कि रूट पॉजिटिव मिल रहा था कि नेगेटिव। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू देखूँ तो x इक्वल टू 0 पे का वैल्यू देखते हैं f0 यह आ जाएगा 3 इंटू साइन 0 0 माइनस 4 cos 0 1 प्लस a इंटू 0 0 प्लस b।
तो ये आ गया -4 प्लस बी -4। तो अगर बी का वैल्यू लेस देन जीरो है, ए ऑप्शन में बी का वैल्यू नेगेटिव है, तो बी भी नेगेटिव है, तो एफ जीरो भी नेगेटिव आ जाएगा, और एफ जीरो नेगेटिव आ जाएगा, तो जीरो जो है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट साइड में होगा, तभी जीरो पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो पाएगा। तो ए ऑप्शन के हिसाब से एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, और इस ग्राफ में जो एफ एक्स का रियल रूट है वो हमें जीरो से राइट साइड में मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से बाकी ऑप्शंस भी चेक कर ले। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 से 39 तक एक कॉम्प्रीहेंशन है। f(x) is a polynomial function defined from R to R such that f of 2x equal to f dash x into f double dash x एक फंक्शनल रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पे हिंट के तौर पे हमें गिवन है कि f(x) जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मान लिया कि लेट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू n। तो सबसे पहले इस फंक्शनल रिलेशन में दोनों साइड की डिग्री इक्वेट करते हैं। f(x) की डिग्री n है, तो f ऑफ 2x की डिग्री वो भी n ही रहेगी। ठीक है, f डैश x की डिग्री एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिग्री एक कम हो जाएगी, n-1। दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऐड हो जाएगी ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से डिग्री ऐड हो जाती है। तो एक्स एफ डबल डैश एक्स की डिग्री कितनी है, n-2। तो यहाँ से n निकल जाएगा और n का वैल्यू आ रहा है 3। तो यानी कि हमें पता चल गया कि फंक्शन जो है, पॉलिनोमियल जो फंक्शन है उसकी डिग्री 3 है। तो हम लोग एफ एक्स को अब एज्यूम कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब वापस से इस फंक्शनल रिलेशन का यूज करके हमें ए बी और सी और डी का वैल्यू निकालना होगा। तो एफ ऑफ टू एक्स कितना आ जाएगा, ए इंटू टू एक्स का होल क्यूब प्लस बी इंटू टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू टू एक्स प्लस डी। ये हो गया एफ ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3ax² प्लस 2bx प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एफ डबल डैश एक्स। तो इसको अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 6ax प्लस 2b। अब ये फंक्शनल रिलेशन जो दे रखा है वो x की सारी वैल्यूज पे ट्रू है। ठीक है, तो यानी कि x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो ये जो इक्वेशन अपने पास आया है ये एक आइडेंटिटी होना चाहिए, और आइडेंटिटी में दोनों साइड कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों साइड सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 8a, और राइट साइड में एक्स क्यूब का टर्म इन दोनों के प्रोडक्ट से मिल पाएगा। तो राइट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ गया, 18a²। ठीक है, ए का वैल्यू जीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो फिर डिग्री 3 से कम हो जाएगा, और डिग्री तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 3 ही होना चाहिए। तो ए से ए को कैंसिल कर दिया, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए का वैल्यू आ गया 4/9। ठीक है, 4/9। इसी तरह से x² x और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। बाकी अननोन बी सी डी भी निकाल सकते हैं, और बाकी सारे अननोन आ जाएंगे तो फिर हमें फंक्शन एफ एक्स पता चल जाएगा, और एफ एक्स आ जाएगा तो फिर इसमें 1 1 मिनिमम वैल्यू एट 3 ये सब चेक कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाटर इज लीकिंग एट द रेट ऑफ कितना, फ्रॉम एक कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। तो एक कोन है, ठीक है, जिसमें कुछ वाटर फील्ड है, और इसमें से वाटर लीक कर रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो 45 डिग्री है। फिर आगे लिखा है इफ द रेट एट विच पेरिफेरी ऑफ वाटर सरफेस चेंजेस व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर इन द कोन इज 2 मीटर इज डी। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरिफेरी ऑफ द सरफेस दे रखा है व्हेन द वाटर सरफेस की हाइट इज 2 मीटर्स। ठीक है, तो मान लिया किसी टाइम टी पे
वाटर सरफेस का जो रेडियस बन रहा है वो आर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर 4 बाई फोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 पाई 3 r² डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कैंसिल। क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी दे रखा है 2, तो 2 इक्वल्स टू, बल्कि -2 लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डी वी बाई डी टी नेगेटिव होगा, तो -2 इक्वल्स टू पाई r² डी आर बाई डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीफेरी ऑफ द सरफेस। तो पेरीफेरी यानी कि सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा वाटर सरफेस का, 2 पाई आर हो जाएगा, तो पेरीफेरी इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो इसका रेट ऑफ चेंज यानी कि डी पी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 पाई डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी इक्वेशन नंबर 1 से हम निकाल चुके हैं। तो डी पी बाई डी टी वेन द रेडियस, वेन द हाइट ऑफ द वाटर इज 2। अच्छा, जिस टाइम पे हाइट वाटर सरफेस का 2 है, उसी टाइम पे रेडियस भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, तो इस वजह से जिस टाइम पे हाइट 2 है आर भी 2 हो जाएगा, तो आर की जगह 2 रख देंगे और डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और डी पी बाई डी टी का वैल्यू डी रख देंगे। वहां से हमें जो भी 5D का मॉड निकालना है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू ऑल।